नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्धसत्य में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मचे हाहाकार पर। दोस्तों, कहना न होगा, कोरोना संकट के मद्देनजर जिस दुनिया में, समूची दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक गिरावट देखी गई, ऐसी गिरावट जो पहले कभी बिरले ही देखने को मिलती थी। पूरी दुनिया में विश्वव्यापी मंदी और पूरे दुनिया में कोरोना की वजह से पड़े ठप माहौल ने ओपेक देशों को अपने तेल की कीमतों में भारी गिरावट करने के लिए विवश किया। और इसके मद्देनजर हमने यह देखा कि 20 से 30 डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों में जो है वो रुझान देखा गया। परंतु विडंबना ये है कि हमारे देश में पेट्रोल और डीजल, जिसका कि हम 2/3 से ज्यादा हिस्सा, बल्कि 3/4 हिस्सा दुनिया में आयातित कच्चे तेल के जरिए प्रसंस्कृत करते हैं, अपने तेल शोधन क्षमता के जरिए हम तैयार पेट्रोल, डीजल और तमाम पेट्रोलियम उत्पाद बनाते हैं। हमें उन की कीमतों में गिरावट का मंजर देखना चाहिए था, परंतु अफसोस ये है कि अभी पेट्रोल और डीजल की कीमतें पूरे देश में अपनी सबसे ज्यादा ऊंचाइयों को छू रही हैं। दोस्तों, कहना ना होगा, जब से लॉकडाउन लाया गया, जिस तरीके से देश में पूरी मंदी का माहौल आ गया, जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की मांग में भारी गिरावट आई, उसके मद्देनजर सरकार को पेट्रोल और डीजल से प्राप्त होने वाले तमाम तरह के राजस्व, जिसमें उत्पादक शुल्क, जिसमें कि कस्टम शुल्क, जिसमें कि बिक्री कर, जिसमें कि प्रवेश कर, जैसे अनेक कर जो केंद्र और राज्य सरकारों को और यहाँ तक कि कहीं कहीं पर स्थानीय सरकारों को भी इससे जो पेट्रोलियम राजस्व प्राप्त हुआ करते थे, वो काफी घट गए। नतीजा, सरकारों की आमदनी का एक बहुत बड़ा स्रोत, एक बहुत बड़ा कमाऊ गाय एक तरह से सुस्त पड़ा रहा। सरकारों के राजस्व में भारी कमी आई और उसमें कोरोना के मद्देनजर जो भयानक एक तरह से जो आपदा का दौर आया, उसमें बहुत ज्यादा संसाधनों की जरूरत पड़ी राहत कार्य के लिए। इस आपदा के राहत कार्य के लिए हम सबको मालूम है कि पीएम केयर फंड के जरिए बहुत सारे पैसों की उगाही की गई, परंतु सरकारों का जो मुख्य राजस्व है, ठीक है कि जीएसटी में भी जो वसूली है वो केंद्र और राज्य दोनों में गिरावट आई है, क्योंकि किराना उत्पादों को छोड़ करके ज्यादातर चीजों की मांग और आपूर्ति ठप सी रही। और जो लॉकडाउन के मद्देनजर केवल जो है किराने की दुकान ही खुलती थी, तो नतीजा जो उसमें ज्यादातर उत्पादों पर जीएसटी आरोपित नहीं है, इसीलिए सरकारों के जीएसटी वसूली में काफी कमी आई, काफी गिरावट आई। परंतु जैसे जैसे 22 मई के बाद स्टेज बाय स्टेज लॉकडाउन को समाप्त किया गया और आर्थिक गतिविधियां तेज हुई, उसके मद्देनजर जो हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, वो धीरे धीरे करके खुलने लगा। फिर पेट्रोल और डीजल की मांग बढ़ी और नतीजा जो उस पर होने वाला जो कर है वो सरकारों को बढ़ना शुरू हुआ। परंतु केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने यह तय किया कि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं, क्यों ना हम इस पर लगने वाले उत्पाद कर और बिक्री कर में काफी ज्यादा बढ़ोतरी कर दें। और अचानक ही करीब उत्पाद शुल्क में और कस्टम शुल्क में सब मिलाकर के 20 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई केंद्र सरकार के द्वारा। और आज रोज न रोज जो है खुले बाजार की नीति के तहत पेट्रोलियम उत्पादों में 10 पैसे से लेकर के रुपए तक की बढ़ोतरी की जा रही है। और अभी राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें तो 80 रुपए के आसपास हैं। डीजल की कीमतें जो पेट्रोल से हमेशा 5 से लेकर के 7 रुपया कम हुआ करता था, उसकी कीमतें भी उस पर लगने वाले, उस पर आरोपित होने वाले करों में बढ़ोतरी की वजह से वह भी पेट्रोल की कीमतों के बराबर चल रही है। और ये हाल समूचे देश का है। और इसके मद्देनजर लोगों पर यह एक बहुत बड़ी गाज गिरी है, एक भयानक मार पड़ी है। कहीं न कहीं ट्रांसपोर्टेशन उससे महंगा हुआ है। जो राहत हमें खुले बाजार की नीति के तहत, जो पेट्रोल को एक तरह से पूरे तौर पे खुले बाजार की नीति के तहत ला दिया गया, पहले पेट्रोल को लाया गया, फिर डीजल को लाया गया, फिर एलपीजी को लाया गया, उसके बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय
पेट्रोलियम, कच्चे तेल या कच्चे उत्पाद या उससे रिलेटेड जितने गैस और जितने उत्पाद हैं, उनकी कीमतों में गिरावट का फायदा उपभोक्ताओं को नहीं मिल पा रहा है। सवाल है क्यों नहीं मिल पा रहा है? जब ये सरकारों के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस का जमाना नहीं रहा, जब खुले बाजार की नीति के तहत जैसे जैसे बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतें घटेंगी तो उसका उपभोक्ताओं को त्वरित फायदा मिलेगा। परंतु कहना न होगा, आज भी कहीं न कहीं से पेट्रोलियम उत्पाद जो है एडमिनिस्ट्रेटेड है। कैसे हैं? तो वो कीमतों की बढ़ोतरी के जरिए नहीं है, करों की बढ़ोतरी के जरिए है। और पेट्रोलियम पर लगने वाला तमाम तरह के कर, चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से हो या राज्य सरकार की तरफ से हो या स्थानीय सरकारों की तरफ से हो, गाहे बगाहे यदा कदा मौके दर मौके बढ़ाए जाते रहे हैं। जब भी कच्चे तेल की कीमतें घटती हैं या गैस की कीमतें घटती हैं तो सरकारें जो है अपने कर राजस्व में बढ़ोतरी करती हैं, और जब अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है तो उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए उन करों में कमी की जाती है, उन करों में जो है उसे घटाया जाता है। तो आज की इस परिस्थिति में जो देश में जो आर्थिक हालात बने हैं, जिस तरीके से सरकारों के राजस्व में कमी आई है, जिस तरीके से लॉकडाउन के मद्देनजर शराब की दुकानों को बड़े ही आनंद फानंद में खोला गया, उसका मकसद ये था कि सरकारों को राजस्व में जो कमी लगी है, जो पलीता लगा है, उसे अचानक से उस स्रोत को जारी रखा जाए। क्योंकि सरकारों को कई सारे खर्चे करने हैं, सारे खर्च तो बंद हो जाएंगे लेकिन सरकारी अमले के तनख्वाह कभी नहीं रोके जा सकते। आज जो गैर सरकारी क्षेत्र है वो आज बिना कमाई के, बिना मुनाफे के और बिना भुगतान के जैसे तैसे अपने बचत को काट करके अपना उपभोग कर रहा है। लेकिन जो हमारा ये 3 करोड़ का जो सरकारी संगठित क्षेत्र है, चाहे वो केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो या स्थानीय सरकार का हो, उसे हम उसके वेतन में और उसके तमाम सुविधाओं में हम कमी नहीं कर सकते, क्योंकि ये परिपाटी बनी हुई है। कहने के लिए भारत जो है समानता और स्वतंत्रता की बात होती है, लेकिन दरअसल भारत में जितनी असमानता है, जितने यहाँ पर पैकेज में अलग अलग तरीके के लोगों को संतुष्ट किया जाता है, जैसे जैसे यहाँ पैकेज में अलग अलग प्रेशर ग्रुप के हितों को एक तरह से उनका जो है पोषण किया जाता है और तमाम जो है जरूरतमंद के हितों की तिलांजलि दी जाती है, उसका सबसे बड़ा मिसाल जो है हमारे भारत का निजाम है और भारत की यह समूची व्यवस्था है। तो दोस्तों, आज बहुत बड़ा सवाल है, आज हर जगह ये सवाल पब्लिक डिबेट का मौजू बन रहा है कि जब दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों में और पेट्रोलियम, गैस और तमाम उत्पादों की कीमतों में इतनी भयानक अभूतपूर्व कमी आई है, तो उसका फायदा इस खुले बाजार की रिजिम में उपभोक्ताओं को क्यों नहीं दिया जा रहा है? अगर सरकार यह मानती है कि उसे राजस्व पर्याप्त चाहिए तो इसे स्वीकार करना चाहिए, उसे बताना चाहिए, उसे लोगों को अनुरोध करना चाहिए कि कृपया इसे आप थोड़े दिन के लिए बियर करें। लेकिन अभी तो उत्पाद कर का या सीमा शुल्क का या बिक्री कर का या प्रवेश शुल्क की दरों में जो बढ़ोतरी की गई है ये अभूतपूर्व है। इतनी ज्यादा बढ़ोतरी कभी नहीं की गई कि आज की तारीख में अगर 80 रुपए लीटर अगर हम पेट्रोल खरीदते हैं तो उसमें 60 रुपए का जो हिस्सेदारी है वो केवल करों की है, यानी कि 75% हिस्सेदारी करों की है। जबकि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में जो कभी अपना ही हिस्सा था, जिसे हम कहते थे कि वहां ज्यादा आर्थिक संकट का दौर उसे झेलना पड़ रहा है, आज वहां भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें जो है भारत की तुलना में काफी कम रखी गई है, क्योंकि सरकारों ने वहां पर कच्चे तेल की कीमतों का फायदा उपभोक्ताओं को स्थानांतरित किया है, उसे अपने राजस्व बढ़ाने का उसे तरीका नहीं बनाया है। जबकि भारत में ये उल्टी बात है। जबकि हम कहते हैं कि भारत में जो है इतना बड़ा पैकेज लाया गया, दरअसल वह पैकेज लोन का डिस्ट्रीब्यूशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन का एक तरकीब है। जो पैकेज जो राहत की बात है, वो राहत की बात शुरू में ही जो 1,80,000 करोड़ की घोषणा की गई थी, दरअसल वो पूरी रकम खर्च भी नहीं की गई है, लेकिन उपभोक्ताओं पर यह भार दे दिया गया है। यह ठीक है कि पेट्रोलियम और डीजल के उपभोक्ता एक तरह से वाहन के तौर पे देखें तो बहुत अति निम्न वर्ग के लोग नहीं होते हैं, लेकिन किसान वर्ग डीजल का उपभोक्ता होता है। जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के वर्ग जो दोपहिया वाहन चलाते हैं वो कहीं न कहीं पेट्रोल का उपभोक्ता होता है, और डीजल तो वैसे भी गांवों का ज्यादा बड़ा उत्पाद है।
तो लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, अगर ईंधन की कीमतें बढ़ेंगी तो नेचुरली जो है ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा और फिर से महंगाई को आमंत्रण मिलेगा। आज सवाल एक यह भी बहुत बड़ा है कि देश में अप्रत्यक्ष कर सुधारों का एक बहुत बड़ा शगुफा जीएसटी के रूप में लाया गया, लेकिन यह काहे का जीएसटी है जिसमें कि 3 मुख्य जो आइटम्स हैं उसे आज तक जो है जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। पहला, पेट्रोलियम उत्पादों को इससे अलग रखा गया। शुरू में यह बात उठी थी कि जब जीएसटी का रिजीम आएगा तो पेट्रोलियम उत्पादों की जो कर दरें हैं वो सर्वाधिक 28% रखी जाएंगी। आज अगर वो 28% के स्लैब में पेट्रोलियम उत्पाद रखे गए होते तो भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत 50 रुपए से अभी ज्यादा नहीं होती। लेकिन सरकारों ने जानबूझकर, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने यह जानबूझकर पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी की परिधि से अलग रखा, क्योंकि पेट्रोलियम उत्पाद उनके लिए कामधेनु गाय है और भारत दुनिया का एक वाहिद मुल्क है जहां पेट्रोलियम उत्पादों से भारी मात्रा में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए तक की राजस्व की उगाही केवल पेट्रोलियम उत्पादों के जरिए की जाती है। जबकि हम एक तरफ कहते हैं कि हम दुनिया में 3/4 कच्चे तेल जो है विदेशों से आयात करते हैं, विदेशी मुद्रा खर्च होती है और उसका भार उपभोक्ताओं को झेलना पड़ता है, परंतु केवल कच्चे तेल की कीमतें देनी पड़े तो भी ठीक है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा रकम उपभोक्ताओं को करों के रूप में देनी पड़ती है और वह कर हमारे कर सुधारों का हिस्सा भी नहीं बन पाया, यानी कि वह जीएसटी में शामिल नहीं हो पाया, जिसका नतीजा आज हमारे उपभोक्ताओं को झेलना पड़ रहा है। जब हमने जीएसटी की बात करी तो हमने यह भी कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों के अलावा ब्रेवरी आइटम यानी कि शराब, आबकारी, उसे भी जीएसटी के रिजीम में नहीं शामिल किया गया। और तीसरा, जो लैंड और मकान की जो रजिस्ट्री होती है, जो खास करके राज्य सरकारों की आमदनी का एक बहुत बड़ा स्रोत है, उसे भी जीएसटी के दायरे में नहीं रखा गया, बल्कि जीएसटी का अतिरिक्त कर आरोपण जो है नए मकान लेने पर किया गया है, जबकि उसकी रजिस्ट्री करने का तौर तरीका जो है वो आज भी परंपरागत तरीके से किया जाता है, वह कोई जीएसटी के दायरे में नहीं लाया गया है, क्योंकि राज्य सरकारों की आमदनी का बहुत बड़ा स्रोत जमीन और मकान के पंजीयन से प्राप्त होने वाली आमदनी है और स्टाम्प शुल्क के द्वारा बिक्री होने वाली आमदनी है। तो दोस्तों, हम देश में आर्थिक सुधारों की बात करते हैं, हम देश में यह बात करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा निवेश बढ़े, ज्यादा से ज्यादा आमदनी बढ़े, कम से कम लीकेजेज हो, अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को राहत मिले, निवेशकों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन मिले और अर्थव्यवस्था में निवेश, रोजगार, आय, उपभोग का एक जो चक्र है वो लगातार चलता रहे। लेकिन कोरोना ने तो हमारे पूरी अर्थव्यवस्था को एक तरफ से नहीं, 2 तरफ से नहीं, 3 तरफ से नहीं, चारों तरफ से चित्त कर चुकी है। और आज इस कोरोना के मद्देनजर भारतीय अर्थव्यवस्था ही नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था त्राही त्राही कर रही है। खास करके अर्थव्यवस्था का वो सेक्टर जो परिवहन से संबंधित है, जो पर्यटन से संबंधित है, जो उड्डयन से संबंधित है, जो रेलवे से संबंधित है, इस तरीके के उद्योग को भारी चपत पड़ी है। ले देकर के वही उद्योग अब बचते हैं जो हमारे एफएमसीजी गुड्स हैं, जिसका हम उपभोग कभी बंद नहीं कर सकते, चाहे हमारी आमदनी कम हो या ज्यादा हो या नहीं हो। ले देकर के अभी उसी उद्योग पर आसरा टिका है। हम तो केवल ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि जल्द से जल्द यह महामारी खत्म हो, जिससे कि अर्थव्यवस्था जो बिल्कुल शिथिल पड़ी है उसे एक नई जान मिले और उस अर्थव्यवस्था से जुड़ने वाले प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से करोड़ों उपभोक्ता, करोड़ों रोजगार प्राप्त लोग और करोड़ों विक्रेता और कुल मिला जुला करके हजारों उद्योग जो एक तरह से एस्थेटिक पीरियड का इंतजार कर रही है, एस्थेटिक पीरियड से जूझ रही है, बल्कि वह एक तेजी का बड़े ही शिद्दत से इंतजार कर रही है। तो ऐसे में पेट्रोल की कीमतों पर सरकार के सामने एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आपने मौके का नाजायज फायदा उठाकर उपभोक्ताओं पर बहुत बड़ा भार दे दिया है। यह पिछले 2 या 3 महीने में जो अर्थव्यवस्था बंद पड़ी थी, यह सरकारों का राजस्व जो सुस्त पड़ा था, उसे भरपाई करने के लिए कच्चे तेल की कीमतों में अभूतपूर्व गिरावट के बावजूद उपभोक्ताओं पर आपने बहुत बड़ा भार देकर उन्हें असंतुष्ट किया है, उन्हें नाराज किया है और यह सवाल पूछने के लिए विवश किया है कि यदि हमारे पड़ोसी देशों में पेट्रोल की कीमतें इतनी कम है
तो हमारे इस उदीयमान अर्थव्यवस्था वाले देश में और नरेंद्र मोदी के मातहत शासित होने वाले इस देश में यह पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें इतनी ज्यादा क्यों हैं? बस इसी नोट के साथ मैं अपना यह कार्यक्रम अभी समाप्त करता हूं। फिर आपसे भेंट होगी किसी और मुद्दे के साथ, किसी और सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद, सब बखैर।